हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं दृश्य आईएएस की क्विक बुक, जिसमें हम कर रहे हैं विश्व का भूगोल। और चैप्टर जो है हमारा चल रहा है 27, यानी कि स्थलाकृति यानी टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। चलिए, अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे, फिर बाकी की बात करेंगे। तो गाइस, जितना हम कर चुके थे उससे आगे की हम यहाँ पे बात करेंगे, यानी कि भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इससे पहले का हम कर चुके हैं गाइज। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हो सके तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जी, अब हम बात करने जा रहे हैं भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो इसमें लिखा है पृथ्वी की ऊपरी सतह से नीचे भूपटल के चट्टानों के छिद्रों और दरारों में संचित जल को भूमिगत जल कहते हैं। मतलब इसने बताया भूमिगत जल किसको कहते हैं। जो ऊपरी सतह से नीचे छिद्रों के द्वारा या दरारों के द्वारा जल चला जाता है, अंदर रहता है, वो भूमिगत जल है। भूमिगत जल प्रत्येक स्थान पर क्या है, एक समान मात्रा में नहीं मिलेगा। मे भी कहीं ज्यादा हो, कहीं कम हो, ठीक है, या बहुत नीचे हो, कहीं थोड़ा ऊपर मिल जाए आपको। भूमिगत जल द्वारा रासायनिक अपक्षय अपक्षय में मुख्यतः कार्बोनीकरण की क्रिया महत्वपूर्ण होती है। मतलब इसमें आप क्या देखेंगे, कार्बोनीकरण की क्रिया देखेंगे, ठीक है। चूने के पत्थर वाली चट्टानी क्षेत्र में भूमिगत जल द्वारा सतह के ऊपर और नीचे घुलन प्रक्रिया द्वारा स्थल स्वरूपों का निर्माण होता है। यानी अगर आप ऐसी जगह है, ऐसे क्षेत्र में है जहाँ क्या है, चूने के पत्थर वाली चट्टाने हैं, तो वहां पे अगर आप देखेंगे पृथ्वी की सतह पर या उसके नीचे आपको क्या दिखेंगी, घुलन प्रक्रिया द्वारा क्या दिखेंगे, आपको स्थल स्वरूपों का निर्माण दिखेगा। तो इस तरह के से निर्मित जो स्थल स्वरूप है उसको कास्ट क्या बोलते हैं गाइस, कास्ट स्थलाकृति। क्या बोलते हैं, कास्ट स्थलाकृति। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है एडियाटिक सागर। अच्छा, एडियाटिक सागर के पूर्वी तट पर क्या है, भूमिगत जल द्वारा निर्मित कास्ट स्थलाकृति देखने को मिलती है। एडियाटिक सागर आपको कहाँ मिलेगा गाइस, जैसे आप जब यूरोप वाला पोर्शन देखेंगे, यूरोप, और यूरोप के नीचे आप यहाँ देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पे फिर आ जाता है एशिया, तो यही कहीं आपको ये मिल जाएगा एडियाटिक सागर, राइट। चलिए, इतनी देखिए, मैं हर एक चीज आपको नहीं यहाँ पे बता पाऊंगी कि मैप में कहाँ पे है। मतलब हाँ, आसपास की जगह मैं आपको जरूर बता दूंगी। बाकी आप लोग अपना जो है ना मैप खोल के बैठा करिए, तो उससे आपको थोड़ा सा आसानी हो जाती है देखने में, मतलब ढूंढने में, ठीक है। तो इसी तरह इसने कहा भारत में बिहार में अगर बात करें तो गुप्त धाम, कंधार भी क्या है, एक इसी तरह की स्थलाकृति है। अब इसने लिखा है भूमिगत जल द्वारा निर्मित अधिकांश स्थलाकृतियों को कास्ट स्थलाकृति कहते हैं, जो निम्न है। यानी कि अभी हम बात करने जा रहे हैं कास्ट स्थलाकृतियां किस किस तरीके की होगी। एक हो गया इसमें से लेपीज। लेपीज क्या होता है, देखिए, घुलन की प्रक्रिया द्वारा सतह सतह का ऊपरी भाग जब अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो जाता है और क्या है, शिखरिकाएं पतली हो जाती हैं, तो उस क्षेत्र में अनियमित, पतले, नुकीले कटक रह जाते हैं, जो एक दूसरे से विदर यानी कि दरार द्वारा द्वारा क्या है, अलग रहते हैं। इसे हम बोलते हैं लेपिस। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये जो उठा हुआ भाग ऐसे ही तो होता है, कटक को कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो जैसे पहाड़ जैसा होता है, लेकिन समुद्र के अंदर कटक, ठीक है। तो वो ही इसने यहाँ पे वो चीज दिखा दी है, ठीक है। लेपिस को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड में हम इसको बोलते हैं क्लिंट, जर्मनी में बोलते हैं कैरन, और सर्बिया में हम बोलते हैं बोगज, और डाल्मेशियन क्षेत्र में हम इसको बोलते हैं लेपीज, राइट। अब दूसरा होता है घोल रंध्र, राइट। चूने की चट्टानों वाले प्रदेश में घुलन की क्रिया, घुलन मतलब होता है कि जैसे कोई चट्टान है धीरे धीरे घुलती जाती है, तो फिर कोई संरचना बन जाती है। तो जैसे चूने की चट्टानों वाले क्षेत्र में घुलन की क्रिया के द्वारा जो सतह पर अनेक छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, छिद्रों का विकास हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं घोल रंध्र, राइट। तो आकार की विशेषताओं के आकार पे कई नामों से जाने जाते हैं, अलग अलग आकार की वजह से। इसमें लिखा है विलियन रंध्र, इसमें लिखा है गहरे घोल रंध्र, राइट। फिर है डोलाइन, डोलाइन में इसमें विस्तृत आकार वाले घोल रंध्र हो गए, ठीक है। फिर मतलब नाम बताए, युवाला, युवाला कैसा होता है, इसने लिखा है डोलाइनो, डोलाइनो क्या है, ये वाला जो है डोलाइनो के समूह द्वारा निर्मित क्या होता है, बड़ा गर्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है पोलिजे, पोलिजे या फिर हम बोल सकते हैं पोल्जे, ठीक है। इसने कहा युवाला, युवाला से अधिक विस्तृत गर्त को हम क्या बोलते हैं, पोलिजे, राइट। तो इसमें लिखा है यूरोप का सबसे बड़ा पोलिजे क्या है आपका, लिवनो, लिवनो पॉलिजे। कहाँ पे, पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र में। अब ये बाल्कन क्षेत्र कहाँ है, ये आप यूरोप महाद्वीप जब आप देखेंगे ना वर्ल्ड मैप में तो आपको दिख जाएगा। फिर इसमें लिखा है एक अंधी घाटी बनती है, यानी कि काश प्रदेशों में जब नदियों
का जल विलयन रंध्रों के सहारे नीचे की ओर चला जाता है। मतलब इसने कहा जो एक वो है, क्या बोलते हैं, सतह है, सतह पे छोटे-छोटे छिद्र बने। ठीक है? तो नदी का जल जब इन छिद्र से नीचे की तरफ चला जाता है या रंध्रों से नीचे की तरफ चला जाता है, तब नदियाँ क्या है, उसमें क्या हो जाती है, विलीन, गायब हो जाती हैं। अंदर चली गई तो गायब हो गई। एवं क्या है, अंदर ही अंदर क्या होता है, प्रवाहित होते हुए समुद्र में मिल जाती है। मतलब इसने कहा नदी ऐसे-ऐसे बह रही है, फिर वो ज़मीन के अंदर चली गई किसी तरह से, और अंदर ही अंदर बहते-बहते हम कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, समुद्र। समुद्र में निकल जाती है, ठीक है? तो इसने कहा फलतः आगे की घाटियाँ शुष्क हो जाती हैं और इसे हम बोलते हैं अंधी घाटी। मतलब पानी जो है ज़मीन के अंदर से चलता हुआ नीचे चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। काष्ठ प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे काष्ठ प्रदेश का तात्पर्य क्या है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसका निर्माण विकास घुलनशील चूना प्रधान शैलों से होता है। मतलब कैसे ये जो प्रदेश है उसका निर्माण कैसे हो रहा है, निर्माण या विकास कैसे हो रहा है, घुलनशील चूना प्रधान जो शैल होती है, घुलनशील मतलब शैल यानी कि चट्टान होती है, चूने की चट्टानें होती है जो घुलने जो जल्दी घुल जाती हैं, ऐसा कुछ। ठीक है? तो इसमें जो है लगभग सभी आकार के छिद्र होते हैं। ठीक है? काष्ठ प्रदेशों का नामकरण पूर्व यूगोस्लाविया के काष्ठ प्रदेश के आधार पर हुआ था, जहाँ ऐसे स्थल स्वरूप आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब इसने कहा काष्ठ प्रदेश यानी पूर्वी एड्रियाटिक सागर के तट पर। ठीक है? एड्रियाटिक सागर आपको कहाँ मिलेगा? भूमध्य सागर में ही देखिएगा, आस-पड़ोस मिल जाएगा। भारत में मध्य प्रदेश का जो है पंचमढ़ी क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर, देहरादून हो गया, पूर्वी हिमालय हो गया, बस्तर जिला हो गया यानी कि छत्तीसगढ़ में, फिर है रोहतास पठार बिहार में, कि ठीक है, आस-पास आपको ऐसे ही कुछ देखने को मिल जाता है। अब एक हो गया इसी में आपका होता है गुफा या कंदरा बोलते हैं, राइट? तो देखिए ऐसे प्रदेश जहाँ चट्टानों के एकांतर संस्तर होते हैं। क्या? चट्टानों के एकांतर संस्तर होते हैं, वहीं पानी दरारों और क्या है, संधियों से रिसकर क्या है, शेल शेल संस्तर के साथ क्षैतिज अवस्था में बहता है, राइट? मतलब दरारों से होते हुए बहने लगता है, राइट? इसी तल संस्तर के सहारे चूना चट्टानें घुलती हैं, पानी बहता है, चट्टानें घुलने लगती हैं, लंबे और तंग विस्तृत स्थान बनते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंदराएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? कंदराएँ कहते हैं। कंदराओं का निर्माण चूना पत्थर की चट्टानों के अलावा अन्य चट्टानों में भी होता है, जैसे लावा कंदरा भी होता है, तट के समीप सागरीय लहरों द्वारा निर्मित कंदराएँ भी होती हैं। मतलब आप यही मत समझिएगा कि जो चूना पत्थर की चट्टानें हैं, उसमें ही मिलेगा, नहीं। इसके अलावा भी आपको मिल जाएगा। कंदराओं में क्या होता है, चूने युक्त जल के टपकने से क्या होता है, कंदरा छत के सहारे चूने के जमाव से उल्टे स्तंभ रूपी संरचना का निर्माण होता है और इसे हम बोलते हैं स्टैलेक्टाइट। क्या बोलते हैं? स्टैलेक्टाइट। कंदराओं की छत देखिए, ये जो आपको लटका हुआ दिख रहा है ना, ये इसकी ही बात कर रहे हैं। ये बोलते ओके, कहीं लिखा हुआ, देखिए ये क्या लिखा है, स्टैलेक्टाइट इसको बोलते हैं। मतलब देखिए, जब चूने पत्थर की जो वो होती है ना, चट्टानें जब घुलती है, घुलने के बाद क्या होता है, जब घुलती हैं तो जो ये चूना, लाइक सपोज ये सतह है, पूरी सतह है, पानी किसी तरह से नीचे आएगा। ये जो चूने पत्थर की जो चट्टानें हैं, ये घुलेंगी और घुलने के बाद जो ना, ये इस तरह से ऊपर छत पे हीट, जब ये पानी टपकता है ना, तो जो चूना होता है ना गाइस, जब पानी टपकता है तो जो चूना होता है वो यहीं पे क्या होने लगता है, जमने लगता है, छत के सहारे जमने लगता है। और जमने के बाद जो ये इस तरह से उल्टा हुआ स्तंभ जैसा आपको दिख रहा है ना, इसी को इसने क्या बोला है, स्टैलेक्टाइट। ठीक है? अब इसने कहा है कि कंदराओं, ठीक है, कंदराओं की छत से फर्श तक टपकने वाले चूना मिश्रित जल से निर्मित स्तंभ होता है, उसको बोलते हैं स्टैलेग्माइट। दो हो गए यहाँ पे, एक हो गया स्टैलेक्टाइट, हो गया टाइट, स्टैलेग्माइट हो गया, यानी जो ऊपर वाला है स्टैलेक्टाइट हो गया। ठीक है गाइस? और एक हो गया, एक आपका क्या है, जो नीचे वाला आप देख पा रहे हैं, ये नीचे वाला इस तरह से नीचे जब पानी टपकता है, नीचे ये जमाव हो रहा है, ठीक है, चूने का, तो उसको बोलते हैं स्टैलेग्माइट। ठीक है? दोनों याद रखें, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट। ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसने लिखा है, हाँ, कभी-कभी क्या होता है, स्टैलेक ये दोनों जो होते हैं ना, जो नीचे वाला होता है स्टैलेग्माइट होता है, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, और एक होता है स्टैलेक्टाइट जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा होता है। कभी-कभी क्या होता है, दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, जमते जाते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, जब ये पूरा का पूरा एक स्तंभ जैसा बना देता है, उसको बोलते हैं कंदरा स्तंभ, राइट? भारत में देहरादून हो गया, दक्षिण पश्चिम बिहार के रोहतास पठार, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, यहाँ पे लिखा है कुटुम्ब सर गुफा। ठीक है? अब यहाँ पे है चित्रकूट आदि, यहाँ पे आपको ऐसी कंदराएं देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे हो गया हम्स, ठीक है?
इसने कहा कास्ट कास्ट स्थलाकृतियों के पूर्ण विकास के बाद क्या होता है, घुलनशील चट्टानों के ऊपर छोटे खड़ी ढाल वाले चूना पत्थर के अवशेष स्थलाकृति के रूप में खड़े दिखाई देते हैं। देखिए क्या होता है, जब चट्टानें घुल जाती हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, छोटी खड़ी ढाल वाले, क्या छोटी खड़ी ढाल वाले चूना पत्थर के अवशेष स्थलाकृति के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, जो बचा कुचा पार्ट है उसकी बात करें तो इन्हीं को हम बोलते हैं हैस्टिक पहाड़ी कहते हैं, या कॉनिकल कॉनिकल पहाड़ कहते हैं, हम्स कहते हैं। ठीक है, आइए देखें इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी हम्स जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है टेरा रोसा। अच्छा, ये क्या होता है, जब किसी क्षेत्र में जमीन के अंदर पानी का रिसाव होता है, पानी बहता हुआ जमीन के अंदर जा रहा है, तो वह मिट्टी के कई तत्वों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, जो मिट्टी देखिए जो स्थलाकृति है, मतलब सतह है, सतह पे ऊपर वाला पोर्शन मिट्टी का, जब पानी नीचे की तरफ जाता है तो मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व है, वो पानी अपने साथ उसको बहा के ले जाता है। तो इससे क्या होता है, मिट्टी में रासायनिक परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया में सामान्यतः क्या है, लाल मृदा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की मिट्टी की परत जो है, कहीं पे क्या होंगी, मोटी होगी, कहीं पे पतली होगी। तो इस प्रकार की मिट्टी से निर्मित जो क्षेत्र होगा, इसको हम बोलते हैं टेरा रोसा। क्या बोलते हैं गाइस, टेरा रोसा। अच्छा, टेरा रोसा मृदा का क्या एक प्रकार है। इस प्रकार की मृदा में क्या होता है, चूना, लोहा और क्ले, इसकी प्रधानता होती है। मतलब क्या क्या चीजें वहाँ ऑलमोस्ट रहती हैं मिट्टी में ज्यादातर। तो ये चूना चूना रहता है जो बह के नीचे मतलब नहीं जाता है। ठीक है, चूना हो गया, लोहा हो गया और क्ले यहाँ मिलेगा देखने को। फिर इसमें लिखा है हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति। हिमानी मतलब होता है बर्फ, राइट। तो हिमानी बर्फ एक बात। तो हिमानी द्वारा भी जो है धरातलीय उच्चावच में परिवर्तन होते हैं। इससे भी बहुत सारी स्थलाकृतियां बनती है। ये परिवर्तन मुख्यतः क्या होता है, शीत प्रधान प्रदेश, यहाँ पे ठंड बहुत है, उच्च अक्षांशों में, मतलब 0 डिग्री से जब आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे वहां ध्रुवों की साइड, ठीक है, और समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर, यहाँ पे क्या होता है, आपको बर्फीली पहाड़ी क्षेत्र मिलते हैं। ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ आप बर्फ कहाँ मिलती है, देखिएगा इस नॉर्मली आप जाने अगर देखें तो देखिए, एक तो ध्रुवों से दूर चले, ध्रुवों के आसपास आपको मिल जाएगी, यानी कि आपको उच्च अक्षांशों में मिल जाएगी, समुद्र से काफी ऊंचाई पे मिल जाएगी। ठीक है, या फिर शीत प्रधान प्रदेश है, यहाँ पे आपको बर्फ मिलती है। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, अनेक नवीन सुंदर दृश्य स्थलों का निर्माण होता है। हिमानी द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियों का विवरण, मतलब कौन-कौन सी होती है, हिमानी द्वारा निर्मित होती है। यू आकार की घाटी दिखेगी आपको, जैसे इसमें लिखा है हिम नदियों। हिम नदी मतलब वही जो जो ग्लेशियर्स टाइप होते हैं। तो हिम नदी मतलब जिसमें बर्फ तैरी होती है, बर्फ की नदी है। ठीक है, तो हिम नदियों द्वारा लंबवत अपरदन से निर्मित घाटी, मतलब ये पर्वत है, अगर सपोज हिम नदी बह रही है और लंबवत अपरदन हो रहा है, इस तरह से गायब हो रहा है, कुछ पर्वत कट रहा है, राइट। तो उससे जो निर्मित घाटी है उसको यू आकार की घाटी कहते हैं। इसके किनारे कैसे होते हैं, खड़े ढाल वाले होते हैं, और तली कैसी होती है, सपाट। यानी इसने कुछ ऐसा कहा कि ये था हमारा पर्वत, ठीक है, ये पर्वत था, और यहाँ पे कुछ ऐसे किनारे तो खड़े ढाल वाले हैं, और जो ये तल है वो क्या है, आपका सपाट है। ठीक है, तो ये यू आकार जैसा आपको दिख रहा हो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक हुई लटकती घाटी, इसमें क्या होता है, मुख्य हिमनद घाटी में जब कोई सहायक हिमनद आकार मिलता है, ठीक, सॉरी, इसने कहा जो मुख्य हिमनद घाटी, ठीक है, उसमें कोई सहायक हिमनद आकर मिलता है, तो क्या होती है, सहायक घाटी के तल अधिक ऊंचे होते हैं, और इस प्रकार सहायक हिमनद की घाटी लटकती हुई प्रतीत होती है। तो इसलिए ऐसी घाटी को हम क्या, लटकती घाटी कहते हैं। एक तो हो गया मुख्य घाटी हो गई, ठीक है। तो इसने कहा एक हो गई मुख्य घाटी हो गई, ठीक है। उसी में कोई और घाटी ऐसे आपको दिखेगी, सहायक हिमनद, मतलब कहीं और से हिमनद आ रहा होगा जो पहाड़ों को काटते हुए इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो जो सहायक हिमनद है ना, थोड़ा सा आपको कहता लटकता हुआ दिखेगा, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लटकती घाटी। ठीक है, इसमें लिखा है हिम के पिघल जाने पर जब इस लटकती घाटी में जल निचले घाटी में क्या होता है, गिरता है, तो क्या है, प्रपात मतलब वही वाटरफॉल का निर्माण होता है, और इस कारण जो है लटकती घाटी को क्या क्या बोलते हैं, प्रपाती घाटियां भी कहते हैं। मतलब इसने कहा कि जो सहायक घाटी होती है, जो मुख्य घाटी में आके मिल रही होती है, ठीक है, तो सहायक घाटी में जो बर्फ होती है जब वो पिघलने लगती है तो वहां आपको आपको क्या दिखेगा, वाटरफॉल सा दिखेगा। ठीक है, तो इसे इसलिए जो सहायक घाटी है ना, उसको हम बोलते हैं प्रपाती घाटियां। अब इसने लिखा है हिम सहायक घाटी कह लीजिए या लटकती घाटी कह लीजिए, वो हो गई आपकी प्रपाती घाटियां। अब हिम ग्वावर, या फिर आप कह सकते हैं शाक, ठीक है, शाक बोलते हैं। इसमें लिखा है हिम नदियां जब पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे की तरफ सरकती हैं, ठीक है,
तो सरकती हैं, उतरती हैं तो क्या होता है आराम कुर्सी की तरह संरचना का निर्माण होता है। मतलब कैसे क्या किस तरह का की दिखाई देती है? जो आराम कुर्सी होती है ना, आराम कुर्सी, उसकी तरह। तो इससे ही हम बोलते हैं सर्क कहते हैं क्या? सर्क गहरे, लंबे, चौड़े गर्त हैं। गर्त मतलब गड्ढे जैसे मान लीजिए। तो कहते हैं गहरे, लंबे और चौड़े हैं, ठीक है? जिसकी दीवार क्या होती है? तीव्र ढाल वाली कैसी होती है? सीधी होती है, अवतल होती है, राइट? सर्क प्रायः क्या हिम से भरे होते हैं, मतलब बर्फ मिलेगी आपको यहाँ देखने को। तो इसी कारण इसे जो हिमगुहार या फिर आप बोलते हैं हिमागार या हिमगर्त बोलते हैं इसे। फेस में लिखा है एरिड या तीक्ष्ण कटक, ठीक है? निरंतर अपरदर से क्या होता है? जो सर्क होता है ना, सर्क, सर्क के दोनों तरफ की जो दीवार होती है वो कैसी हो जाती है? संकीर्ण हो जाती है, पतली हो जाती है, जिस कारण सर्क का आकार क्या होता है? आरी, आरी के समान हो जाता है, ठीक है? आरी के समान कटकों के रूप में दिखाई देने लगता है। इसी को हम बोलते हैं एरिड या तीक्ष्ण कटक बोलते हैं। फेस में लिखा है एस्कर, एस्कर, ओके। नेक्स्ट है एस्कर, ठीक है? तो एस्कर के हिमनद द्वारा जो हिमनद होती है, हिमानी वाली नदियां होती है, उसके द्वारा क्या है? बहाकर लाए गए चट्टानी टुकड़े, मलबे जो है हिमनद के नीचे घाटी में जमा हो जाते हैं और क्या होता है? बर्फ के पिघलने के बाद ये क्या होते हैं? वक्राकार, कहते हैं वक्राकार कटक के रूप में जो है नजर आते हैं। इसे ही हम बोलते हैं एस्कर। क्या बोलते हैं? एस्कर। अब यहाँ पे श्रृंग और हॉर्न की बात करते हैं। श्रृंग, श्रृंग बोलिए, हॉर्न बोल लीजिए, ठीक है? जब किसी पहाड़ी के पार्श्वों पर कई शर्क बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पार्श्वों पर कई शर्क बन जाते हैं और इन शर्कों के शीर्ष तब तक लगातार अपरदित होते रहते हैं जब तक कि इसके तल उम, आपस में ना मिल जाए, ठीक है? तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? एक तीव्र किनारे वाली नुकीली चोटी का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? हॉर्न कहते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्न। जैसे एल्प्स पर्वत की चोटी मैटरहॉर्न कहाँ पे है? या कि स्विट्जरलैंड में है, यूरोप में है, ठीक है? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अगर हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको। फिर है नू नाटक। ये ऐसी मतलब इसने कहा नू नाटक ऐसी ऊंची पर्वतीय चोटी है जो हिम क्षेत्र या हिमनद से ऊपर उठे रहते हैं और चारों तरफ क्या होते हैं? बर्फ से घिरे रहते हैं। अब मैंने लिखा है भेड़ पीठ शैल या फिर आप बोल सकते हैं रॉस मुटोने, मुटोने, राइट? जब किसी हिमनद के मार्ग में कोई चट्टानी पिंड आता है, ठीक है? तो हिमनद उसके ऊपर से बहने लगता है, ठीक है? फलता हिमनद चट्टान के सम्मुख वाले मतलब सामने वाले भाग को क्या होता है? घर्षण से चिकना कर देता है एवं क्या होता है? विपरीत भाग को तोड़-फोड़ के कारण क्या होता है? खुरदुरा कर देते हैं। हिमनद है, बीच में कोई चट्टानी संरचना आ गई, बर्फ की कोई चट्टान आ गई, तो क्या होता है कि जो ये वाला पोर्शन होता है सामने वाला, ये तो चिकना हो जाता है, ठीक है? लेकिन जो पीछे वाला है खुरदुरा रहता है। तो इस प्रकार से निर्मित संरचना क्या होता है? भेड़ के पीठ जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसे भेड़ पीठ शैल जैसा कहा गया है। अब इसमें लिखा है हिमोड क्या होता है? इसमें लिखा है हिमानियों द्वारा बहाकर लाए गए अवशेषों या फिर अवसादों के निक्षेप को हिमोड कहते हैं। मतलब जब आपकी हिमानी की नदी है, कोई हिम की नदी है, तो अपने साथ वो क्या लाती है? अवसाद लाती है। अवसाद लाके कहीं पे अगर ये छोड़ दे, ठीक है? छोड़ दे, उसका जमाव हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हिमोड। ये उन्हीं स्थानों पर नज़र आते हैं जहाँ-जहाँ क्या बर्फ पिघल कर पानी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये आपको कहाँ दिखेंगे? जहाँ बर्फ पिघल जाएगी और पानी बन जाएगी, ठीक है? वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। हिमोड टीला क्या होता है या ड्रमलिन क्या होता है? जब हिमानियों हिमानियों के तल पर क्या होता है? गोलाश्म मृत्तिका का जमाव उल्टे नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान टीले के रूप में होता है। तो इस प्रकार जो है निर्मित स्थलाकृति उसको हम बोलते हैं ड्रमलिन। क्या बोलते हैं गाइस? ड्रमलिन बोलते हैं, ठीक है? फिर यहाँ लिखा है ये विशिष्ट प्रकार के सीधे और क्या होते हैं? गोल टीले वाली पहाड़ियां होती हैं जिसका आधार कैसा होता है? दीर्घ वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? दीर्घ वृत्ताकार। ड्रमलिन का हिमनद हिमनद सम्मुख भाग जो ड्रमलिन जो होती है ना, ड्रमलिन मतलब मान लीजिए कोई ड्रमलिन है, ये हिम यहाँ से हिमानी वाली नदी आ रही है, तो ये हिमनद की साइड वाला जो मुख है, ठीक है? तो हिमनद सम्मुख भाग जो है इसने कहा स्टॉस, क्या स्टॉस कहलाता है और जो पीछे वाला भाग होता है उसको उसकी जो देखिए, तो इसने कहा हिमानी। तो गाइस
ड्रमलिन। तो ये देखिए, ये आपको देखने को ऐसा कुछ मिल जाएगा, ठीक है? तो इसने कहा जो हिमनद सम्मुख भाग है, ये वाला भाग, ये आपको, इसको हम बोलेंगे स्टॉस। क्या बोलेंगे? स्टॉस। और ये क्या होता है, पीछे वाले भाग से अपेक्षाकृत इसकी जो ढलान होती है वो कैसी होती है? तीव्र होती है। यहाँ पे आप मंद देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप तीव्र देखेंगे, ठीक है? टर्मिनल मुख्य रूप से समूह में मिलते हैं, मतलब आपको एक अकेला नहीं मिलेगा और भी आसपास बहुत सारे। तो इन स्थलाकृतियों को क्या है? अंडे की टोकरी की स्थलाकृति कहते हैं, मतलब सब ऐसे। तो आपको ये अंडे अंडे जैसे दिखेंगे, ठीक है? तो आप कहते हो ये पूरी की पूरी क्या है? अंडे की टोकरी। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। अब आ जाइए। अभी जो हमने पढ़ी थी गाइस, वो हमने पढ़ी थी भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, राइट? अब हम पढ़ने जा रहे हैं पवन, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। इसने लिखा है शुष्क, अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में पवनों के अपर्दन के महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कारक होते हैं। मतलब पवनें क्या होती हैं? अपर्दन का कारण होती है, ठीक है? जिसके फलस्वरूप अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और विकास होता है, ठीक है? पवनों द्वारा निर्मित या विकसित जो स्थलाकृतियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ अपवाहन बेसिन या वार गर्भ क्या होता है ये गाइस? देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है ना, जो कटाव वटाव हो रहा है वो पवन के द्वारा हो रहा है। अब उससे जो भी कट पिट के जो भी बन रहा है वो स्थलाकृतियों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है वातगर्त या फिर अपवाहन बेसिन। तो इसमें लिखा है, अच्छा, पवन जो है बहुत ज्यादा कहाँ पे बनाती है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ठीक है? अब है मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या है? पवन द्वारा ढीले असंगठित मिट्टी के कणों को उड़ाकर जब गर्तों का निर्माण किया जाता है तो उसे आप क्या बोलते हैं? वातगर्त बोलते हैं। इसे सहारा के मरुस्थल में क्या अपवाहन गर्त कहते हैं। मतलब इसने कहा ये है पूरी की पूरी रेत है, हवा चल रही है और मिट्टी को उड़ा के ले जा रही है, हवा चल रही है मिट्टी को उड़ा के ले जा रही है। तो मतलब गाइस, इससे क्या होता है ना, हवा जो है ना किसी एक पर्टिकुलर जगह से बहुत सारी मिट्टी जो है ना उड़ा के ले जा रही है और यहाँ पे क्या है? गर्त जैसा बन जा रहा है। तो हम इसे बोलेंगे अपवाहन गर्त। चलिए, अब देखिए यहाँ पे गड्ढा सा बन गया है यहाँ पे, ठीक है? सहारा के रेगिस्तान, कालाहारी और मंगोलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए के पश्चिमी शुष्क भागों में क्या है? पवन निर्मित अनेक गर्तों का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, राइट? तो ये कहाँ-कहाँ है आप पता है? मंगोलिया कहाँ है? एशिया में। कालाहारी, कालाहारी आपको अफ्रीका में मिल जाएगा। रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान आपको पता ही होगा, ठीक है? सहारा रेगिस्तान कहाँ पे? और फिर उसके बाद यूएसए भी आपको पता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स में लघु आकार वाली अपवाहन बेसिन को क्या बोलते हैं? बफेलो बालोस। और मंगोलिया में वृहद आकार वाली वृहदाकार बेसिन है, उसको हम बोलते हैं पांग ग्यांग बोलते हैं, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। यूएसए में क्या बोल रहे हैं? लघु आकार वाली जो है। और मंगोलिया, मंगोलिया में क्या बोल रहे हैं? मंगोलिया आपको चाइना के ऊपर दिख जाएगा। इसमें लिखा है शत्रक शैल या फिर हम बोलते हैं गारा। देखिए यहाँ पे शत्रक शैल, छत्र के ऊपर छत जैसा कुछ, ठीक है? तो देखिए पवन के द्वारा क्या हुआ होगा ना, यहाँ पे क्या हुआ होगा? आसपास की जो मिट्टी है ये, सपोज ये इस तरह से पूरा शैल होगा, इधर से हवा के द्वारा हवा बह रही होगी, इधर से मिट्टी उड़ा के ले गई इधर से। अब जो बचा कुचा भाग है उसी को इसने बोला शतक शैल या फिर गारा बोल दिया इसने। अगर पवन के घर्षण से स्थल पर चट्टानों के निकले भाग में ज्यादा अपरदन होता है और ऊपरी भाग क्या होती है? अप्रभावित। इसने कहा यहाँ पे पवन का ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, लेकिन हाँ यहाँ वाला जो पार्ट है उस पे काफी फर्क पड़ा हवा का, ठीक है? तो इस प्रकार चट्टान के कटाव से निर्मित जो आकृति है उसे आप कुकुरमुत्ता यानी जो मशरूम जैसा कुछ होता है, आपको दिख भी रहा होगा, या फिर है छतरी के आकार में होता है, इसे छत्रक शैल कहते हैं और इसे जो है सहारा के मरुस्थल में क्या बोला जाता है? गारा, ठीक है? फिर है जीवजैन क्या है? ठीक है, जीवजैन। तो गाइस ये आपका जीवजैन का फोटो दिखा रखा है, ठीक है? इसमें क्या है? यह एक क्या है आपका? दबातनुमा आकृति है, दबातनुमा आकृति है जिसका कठोर चट्टानों से निर्मित ऊपरी सिरा टोपी की तरह नजर आता है, ठीक है? ऊपरी सिरा टोपी के, इसका निर्माण जो है मुलायम चट्टानों के अपरदन के कारण होता है, यानी कि चट्टान मुलायम होती है, हवा द्वारा आराम से अपरदित हो जाते हैं। इसमें क्या कठोर मुलायम चट्टानों की परतें क्या है? क्षैतिज अवस्था में होती है। कैसी होती है गाइस? कैसी अवस्था में होती है? क्षैतिज अवस्था में होती है। चट्टानों की दरारों में ओस भरने या रात में तापमान के कम होने से जो है मुलायम चट्टानें जो होती हैं उसका क्या हो जाता है? अपरदन हो जाता है, ठीक है? अब इसमें लिखा है डाइकांटर। क्या लिखा है? ड्राइकांटर। तो ये ड्राइकांटर जैसा कुछ है। इसमें लिखा है स्थल पर पड़े चट्टानी टुकड़े का आकार रेत युक्त हवा के प्रभाव से जब घिसकर चिकना हो जाता है और तिकोना सा हो जाता है तो इसे बोलते हैं ड्राई काउंटर। ड्राई कांटर मतलब इसमें ये एक पत्थर है सपोज,
चट्टान है। हवा बहती जा रही है, हवा कहीं-कहीं से तो ये क्या करती है इस हवा को यहाँ चिकना कर देगी। इस जैसे लेयर को चिकना कर देगी, इस लेयर को चिकना कर देगी और जो इसके बीच वाला पोर्शन है ये आपको बहुत ही तीक्ष्ण, ठीक है, नुकीला-सा दिखेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है 3 फलक वाले जो बोल्डर हैं, यानी कि 3 फलक यानी 3 तरफ से इसके वो आपको तीक्ष्ण कोने दिखेंगे। तो इसे हम बोलते हैं जो 3 फलक मतलब वही है मान लीजिए वो आरी जैसे ही मान लीजिए काटने वाला कुछ, तो ये 3 फलक वाले बोल्डर को हम डाई कांटर और 8 फलक वाले को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं वेंटीफेक्ट बोलते हैं, ठीक है? वेंटीफेक्ट जिसके 8 फलक होते हैं। इसमें आप 3 देख पा रहे होंगे, ठीक है? ये और ये 8 वाले भी होते हैं वेंटीफेक्ट, राइट? अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है यार्डंग, ठीक है? अब देखिए कठोर मुलायम संरचना वाली चट्टानों के स्तर जब लंबवत दिशा में मिलती हैं तो हवा के प्रभाव से मुलायम चट्टानों का अपरदन हो जाता है। इस प्रकार क्या है कठोर शैलों के मध्य क्या है कोमल शैल के अपरदन से कठोर चट्टान के पार्श्व में नालीनुमा संरचना का निर्माण होता है। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो मुलायम चट्टानें गायब हो गई, अब आपको यहाँ नालीनुमा संरचना जैसे दिख जाएगी, ठीक है? तो इसी को हम बोलते हैं यार्डंग, राइट? ये क्या है पवन की दिशा में समानांतर रूप से होती है, यानी कि पवन जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में आपको समानांतर रूप से ऐसा कुछ दिख जाएगा। और इसमें लिखा है इंसेलबर्ग, तो ये क्या है एक जर्मन भाषा का शब्द है, द्वीपीय पर्वत बोलते हैं इसको, ठीक है? मतलब इसका अर्थ है द्वीपीय पर्वत। पवन के प्रभाव से क्या होता है जब कोमल या जो कोमल चट्टानें हैं उसका अपरदन हो जाता है या वो घिस जाती है और कठोर चट्टानों के अवशेष कहीं-कहीं क्या है टीले के रूप में नजर आते हैं। कैसे? टीले के रूप में। कोमल चट्टानें गायब, कठोर चट्टानें आपको टीले के रूप में दिखाई देंगी, तो इसे हम बोलते हैं इंसेलबर्ग। फिर है जालीदार शिला, मतलब मरुस्थलीय भागों में एक ही शिलाखंड का निर्माण कई बार विभिन्न स्वभाव वाली चट्टानों से मिलकर बना होता है, अर्थात विभिन्न भागों में कठोरता और नम्यता हो। पवन अपघर्षण द्वारा शिलाखंड के नम्य भागों को अपरदित करके उड़ा ले जाती है और कठोर भाग यथावत मतलब वैसे का जो नरम भाग है वो तो गायब हो जाएगा और जो कठोर भाग है वो आपको वैसे का वैसे ही दिखेगा, जिससे क्या है जालीनुमा संरचना का निर्माण होता है और इस प्रकार की चट्टानों को जालीदार शिला कहते हैं, ठीक है? अब प्याला क्या है? देखिए पर्वतों और पहाड़ियों के मध्य तो पर्वतों और पहाड़ियों के मध्य बेसिन में अवसादों के जमाव से लगभग समतल मैदान का निर्माण हो जाता है। मतलब इसने कहा कोई बेसिन है, राइट? तो अब इसमें क्या होता है कि अवसाद जमा होने लगते हैं, अवसाद जमा होने लगेंगे और फिर क्या है एक मैदान सा बन जाएगा आपका, ठीक है? समतल मैदान सा बन जाएगा। तो कालांतर में जल की उपलब्धता होने पर यह उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता था। मतलब जल जो है अगर जब ऐसा बन जाता है अवसादों की वजह से तो ये जो जल क्षेत्र है उथला सा दिखेगा, मतलब कम गहरा। तो इस प्रकार से निर्मित उथली झील को हम बोलते हैं प्याला। क्या बोलते हैं? प्याला। अब इसके अलावा क्या है रेगिस्तानी क्षेत्र में पवन के अपरदन द्वारा जब सतह पर बने गर्तों में कालांतर में जल के रिसाव या अन्य कारणों द्वारा जल भराव होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? अब इसी जगह पे क्या है पानी भर गया तो ये हो गया आपका प्याला झील कहलाता है, ठीक है? मतलब गर्तों में पानी भर जा रहा है अगर, ठीक है, तो प्याला झील। उदाहरण के तौर पर थार रेगिस्तान राजस्थान में निर्मित खारे पानी की जो झील है डीडवाना झील, ये इसी का उदाहरण है। खारे जल के प्याले को हम बोलते हैं सैलिनास। क्या बोलते हैं? सैलिनास। यानी जहां पे जल खारा है वो सैलिनास। प्याला में वाष्पीकरण के कारण क्या होता है जल अल्प समय के लिए ही रहता है। मतलब देखिए हम रेगिस्तान की बात करें वहां पे वाष्पीकरण बहुत तेजी से होगा। हमने कहा झील तो बन गई लेकिन वाष्पीकरण की वजह से जल बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहता है, थोड़े समय तक रहता है। और क्या है लवड़ों के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। जल जब उड़ जाता है वाष्पित हो जाता है तो बचा हुआ भाग जो होता है ना उसमें लवणीय जल है या खारा जल है तो उसमें जो लवण होते हैं या खारापन जो भी तो नमक होता है ना वो वहीं का वहीं रह जाता है, उसका क्या हो जाता है आपको निक्षेप देखने को मिलेगा। तो ऐसे मैदानों को क्या है लवड़ों के समृद्ध ऐसे मैदान जो लवड़ों से समृद्ध हो उनको आप क्या बोलते हैं कलर भूमि या क्षारीय क्षेत्र बोलते हैं, कलर भूमि बोलते हैं, ठीक है? अब पेडिमेंट क्या होता है? देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वतों के पाद यानी कि जो पर्वतों का जो पाद होता है जो निचला एरिया होता है, ठीक है? पर मलबे रहित व मलबे सहित कहते हैं मंद ढलान युक्त और अपरदित शैल सतह वाले मैदान को हम क्या बोलते हैं? पेडिमेंट बोलते हैं। पर्वत
पर्वतपदीय क्षेत्र में, ठीक है, जिसका ढलान हल्का-फुल्का हो, ठीक है, मंद हो। तो वैसा कुछ चट्टान जैसी या पर्वत जैसा दिखेगा छोटा-मोटा, तो ये पेडिमेंट। फिर इसमें लिखा है बालू का स्तूप क्या होता है, ठीक है। देखो मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन के प्रभाव से जब रेत का जमाव टीले के रूप में होता है, कैसे होता है? टीले के रूप में होता है, तो उसको हम बोलते हैं बालू का स्तूप। कैसे? टीले के रूप में होता है बालू का स्तूप। फिर बरखान, सीफ, पैराबोलिक, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप के प्रकार हैं। मतलब इसी के प्रकार बता दिए। बरखान क्या है? देखिए, पवन के बहाव से जब रेत का जमाव अर्धचंद्राकार टीले के रूप में होता है, मतलब कुछ इस तरह से आपको रेत जमी हुई दिखेगी, टीला बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। जो होता है तो भुजाएं पवन की दिशा में निकली होती है। कैसी होती है? पवन की, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, ये कुछ इस तरह से होगा। तो भुजाएं पवन इस तरह से बहरी, तो भुजाएं क्या होंगी? ये वाली भुजा आप देखिए पवन की दिशा में निकली हुई, उसको हम बोल देंगे बरखान। और बरखान के दोनों किनारे कैसे हो जाते हैं? नुकीले हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए आप नुकीला, दोनों किनारे आपको नुकीले दिखाई देंगे। लोएस की बात करते हैं तो पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए बालू के बृहद निक्षेप को हम बोलते हैं लोएस। मतलब पवन जो है बहुत ज्यादा बालू उड़ा के ला रही है और कहीं पे जाके तो जमाव हो रहा है उसका, तो लोएस के कण क्या होते हैं? अत्यंत बारीक होते हैं और काफी क्या होते हैं? उपजाऊ होते हैं। चीन के उत्तर पश्चिम भाग में लोएस मैदान का अत्यधिक विस्तार देखने को आपको मिल जाएगा। चीन का उत्तर पश्चिम एरिया। सागरी, अब देखिए ये हो गया पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति। अब हम बात करेंगे सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, इसमें लिखा है कि सागरीय समुद्री तरंग के अपरदन के कारण भी तटीय और चट्टानी संरचनाएं विलगित अपघटित होकर विभिन्न स्थल स्वरूपों में या विभिन्न स्वरूपों में परिवर्तित हो जाती है। सागरीय जल द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियां उसके बारे में बात करते हैं। तो ये लिखा है भृगु। अच्छा, खड़ी ढाल वाली समुद्री तट को हम क्या बोलते हैं? भृगु, या फिर हम बोलते हैं क्लिफ। यानी कि जब आप समुद्र की तरफ जाएं और आप पानी और यहाँ पे जो ढाल ये आपको खड़ी दिखाई दे तो भृगु या क्लिफ कहलाता है, ठीक है। देखिए तटीय कंदरा या गुफा क्या होती है? इसे का भृगु की कठोर चट्टानों से जब समुद्री तरंगे जो है टकराती हैं, तो भृगु के आधार पर रिक्त स्थान बनता है और इसे गहराई तक खोखला कर देता है। तो ये कंदरा हो जाएगी। मतलब इसने कहा अगर तट है, यहाँ से आके समुद्री जो लहरें हैं वो टकरा रही है, यहाँ पे रिक्त स्थान यानी गड्ढा सा हो जाएगा, ठीक है, तो वो उसे खोखला कर देती है अंदर तक। तो ये हो गई आपकी कंदरा, राइट, या तटीय कंदरा, ये गुफा, ऐसा कुछ कह लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद है पुलिन क्या होता है? इसने कहा समुद्री तटीय भागों में बालू, बजरी, गोलाश आदि के उथले जमाव से निर्मित स्थलाकृति को आप पुलिन बोलते हैं। मतलब बालू कहीं आके इकट्ठे हो गई तटों पर, राइट, या बजरी, गोलाश में ये सब इकट्ठे हो जाए और जो स्थलाकृति बनती है पुलिन कहलाती है। इसका निर्माण उच्च ज्वार तल और निम्न ज्वार तल के बीच वाले स्थान में होता है। मतलब एक ऐसा स्थान है जहाँ पे उच्च ज्वार आता है, एक निम्न ज्वार, उन दोनों के स्थान के बीच में आपको ये पुलिन देखने को मिलेगा। भारत के पश्चिमी तट भागों में विकसित पुलिनों में जुहू पुलिन, ठीक है, मुंबई तट पे आप सुनते हैं जुहू बीच, वहां पे। फिर गोवा तट के सहारे आपका होता है कोलबा। फिर उसके बाद है कलन गूट, यहाँ पे है अंजना आदि पुलिन, ये हो गए। तो केरल तट के सहारे आपका है कोवलम पुलिन, या पूर्वी तटीय भागों में क्या है? विशाखापट्टनम पुलिन हो गया। पुरी आपको उड़ीसा तट पे मिलेगा, तो पुरी पुलिन, ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो गए। फिर मेहराब देखिए, कंदराओं के विकास से जब गुफा के जल का बहाव आर पार होने लगता है, तो क्या बनता है? मेहराब का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कि गुफा, देखिए मेहराब कैसा होगा? समुद्र के अंदर आपको ऐसे करके गेट जैसा दिखेगा, जल यहाँ से आ रहा है, यहाँ से बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेहराब जैसा। तो इसमें लिखा है स्टैक क्या है? मेहराब के ध्वस्त होने के बाद समुद्र में खड़ी जो स्तंभ समान चट्टान होगी उसको बोलते हैं स्टैक। हमने कहा मेहराब है, राइट, तो इसने कहा मेहराब की छत उड़ा दो, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? स्तंभ जैसा कुछ दिखेगा, ठीक है, ये हो गया आपका स्टैक, ठीक है। फिर उसके बाद है रोदिका क्या है? बार्स। इसका निर्माण प्राय समुद्र तट से दूर, ठीक है, समानांतर होता है। इसका निर्माण ज्वारी तरंग और क्या होता है? समुद्री धाराओं के द्वारा
लाए गए अवसादों के निक्षेप से होता है। समुद्र तट से दूर आपको मिलेगा और जो क्या है ज्वारी तरंगों या समुद्री धाराओं के द्वारा जो लाए गए अवसाद है वो निक्षेप हो जाएगा वहां, तो उससे मिलेगा आपको देखने को रोधिका। ठीक है, बार यानी कि ये तट है सपोज, जैसे गाइस कैसे बताऊं मैं आप इस डायग्राम में देखिए, सपोज ये तट है, तट के इधर आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा जब किसी द्वीप के चारों ओर अपर्दित पदार्थों के जमाव से रोधिका का निर्माण होता है तो उसे लूप रोधिका कहते हैं। मतलब एक कोई द्वीप है, ठीक है, यहाँ पे, और उसके चारों तरफ ऐसे रोधिका बन जाए तो इसको हम बोलते हैं लूप रोधिका, राइट। तथा किसी द्वीप को तट से जोड़ने वाली रोधिका को हम बोलते हैं संयोजन रोधिका। मतलब सपोज कि यहाँ पे एक द्वीप था, ठीक है, और हमने एक रोधिका कैसी बनी है गाइस, ऐसी बनी कि तट से द्वीप को जोड़ दे, तो इसको हम बोल देंगे संयोजन रोधिका। फिर तट रेखा क्या होता है, समुद्री तरंगों द्वारा समुद्री तट के निरंतर कटाव से निर्मित जो स्थलाकृति होती है उसको हम बोलते हैं तट रेखा। ठीक है, जैसे अंतरीप यानी कि कैप या फिर खाड़ियों का निर्माण होता है। क्या होता है, अंतरीप का या खाड़ियों का निर्माण होता है। फिर इसमें लिखा है फियोर्ड तट, कुछ तटीय क्षेत्रों में हिमानी अत्यधिक मात्रा में अपरदन करती है। हिमानी, ठीक है, मतलब हिमानी का मतलब बर्फ, यानी कि समुद्र में बर्फ जमी हुई है, वो क्या है, तट का अपरदन कर रही है। और समुद्र तट से नीचे तक क्या है, गर्त का यानी गड्ढे का निर्माण करिए। कुछ समय बाद क्या होता है, हिमानी पिघल जाती है और फ्योर्ड तट उभर कर आ जाते हैं। ठीक है, और इसके तट जो है लंबे होते हैं, संकीर्ण होते हैं, खड़ी ढाल वाले होते हैं, जैसे नॉर्वे का तट आपको देखने को मिलेगा। फिर इसमें लिखा है डालमेशियन तट, ये क्या होता है, समानांतर पर्वतीय श्रेणियों वाले भाग का धसाव या जलमग्न होने से इस तट का निर्माण होता है। इसने कहा पर्वतीय श्रेणियां हैं, ठीक है, अब ये इसका क्या होगा, धसाव हो जाएगा, जल या वो जलमग्न हो जाएंगी, यानी कि पानी का स्तर ऊपर हो जाएगा, पहाड़ी नीचे। तो यहाँ से क्या होगा कि क्या बोलते हैं, डालमेशियन तट का निर्माण होगा, राइट। और इसमें युगोस्लाविया का डालमेशियन तट इसका क्या हो गया, एक उदाहरण। ठीक है, फिर है रिया तट क्या होता है, देखिए नदी द्वारा अपरदित उच्च भूमि के धसाव से। ठीक है, इसने कहा नदी अपरदन कर रही है उच्च भूमि, तो वो क्या हो, धस रही है, तो इससे क्या होगा, इस तट का निर्माण होता है। इसकी गहराई समुद्र की ओर क्या होती है, बढ़ती जाती है। मतलब पहले कम होती है, जैसे जैसे आप समुद्र के पास जाएंगे वहां पे गहराई बढ़ती जाएगी। जैसे प्रायद्वीपीय भारत का क्या है आपका उत्तर पश्चिम तट, प्रायद्वीपीय भारत का आपका उत्तर पश्चिम तट। फिर इसमें लिखा है हो हैफा तट, ठीक है, निम्न तटीय भूमि का समुद्री जल में डूब जाने से, देखिए तट तट पर कुछ भूमि ऐसी है जो थोड़ी सी नीची है और वो फिर बाद में क्या हो जाती है, समुद्र में डूब जाती है। हैफा तट का निर्माण होता है। तो इस यह तट जो है कटा फटा नहीं होता है, इस पर जो है घाटियों का अभाव होता है, यहाँ पे घाटियां नहीं मिलेंगी। इसराइल के हैफा शहर के पास अवस्थित जो तटाकृति है, ठीक है, वो इसका उदाहरण। हैफा शहर के नाम पर ही इस प्रकार के तटों का नाम रखा गया है, हैफा तट, राइट। फिर है आपका निर्गत तट। तट क्या होता है, देखिए जलमग्न तट, जो जल के अंदर डूब गया, समुद्र के किनारे आप देखेंगे जो तट जल के अंदर डूब गया का ऊपर उठ जाने और जल स्तर के नीचे गिर जाने से निर्मित जो तट होता है, निर्गत तट कहलाता है। देखिए तट पे जाइए, ये वाला यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो यानी कि ये इतना तट क्या है, पानी के अंदर डूबा है, लेकिन हो सकता है कि पानी का स्तर नीचा हो जाए या फिर ये तट किसी तरह से ऊपर आ जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है, पानी से बाहर आ गया, राइट। तो यही होता है निर्गत तट। अब इसमें भारत में गुजरात का काठियावाड़ तट इसका उदाहरण हो गया। तो इस प्रकार के तट पर क्या होता है आपका, क्लिफ, कुलिन, मेहराब, लेगून, ये सब देखने को मिल जाता है। लेगून क्या है, अच्छा, तट रोधिका के बीच बंद, अंशतः बंद समुद्री जल को क्या बोलते हैं, लेगून होता है। वास्तव में यह क्या है, खारे जल की झील होती है। ठीक है, ये तट है, नहीं इसमें नहीं, इसमें देखिए ये आपका तट जा रहा है किसी तरह से, ये तट इतना किसी तरह से ये जो है ना, या तो ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा तो ये बीच वाला पार्ट लेगून है, या पूरी तरह से बंद ना होके अंशतः बंद होगा, मतलब थोड़ा सा और बंद कर दो, ठीक है, तो ये बीच वाला पोर्शन लेगून है। और ये क्या है, खारे पानी की झील। क्या बोला इसने, खारे पानी, खारे जल की झील है। ऐसे का जब पतली पतली स्थलीय पेटी या अवरोध द्वारा जल क्षेत्र में अंशतः या पूर्णतः जुड़ाव अ, हुआ उथले जल का क्षेत्र होता है। तो जब भारत के मतलब ये आपको कहाँ दे रहे हैं? भारत के उड़ीसा, उड़ीसा में जब आप जाते हैं, भारत में उड़ीसा पूर्वी तट पे मिलेगा, वहां पे आपका कौन सा लेगून मिलता है, चिल्का लेगून देखने को मिलता है।
ठीक है? चिल्का झील कह लीजिए, चिल्का लैगून कह लीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जहाँ जिसमें अच्छा, टेरा रोसा कहाँ में रहता है गाइस? जहाँ चूना पत्थर होता है, ठीक है? अपरदन का कौन सा साधन यार्डंग का निर्माण करता है? मतलब यार्डंग किस वजह से बनता है? किस अपरदन के द्वारा? प्रवाहित जल द्वारा, हिमनद ज्वाला, वायु द्वारा या फिर भूमिगत जल द्वारा? तो गाइस वायु द्वारा जो अपरदन स्थला करती है उसमें आता है यार्डंग। चूना पत्थर का वह स्तंभ जो गुफा की छत से नीचे लटकता है, मतलब गुफा की छत ऐसे करके नीचे की तरफ लटक रहा था। तो हमने दो दो पढ़ा, एक हमने पढ़ा था स्टेलेक्टाइट, यहाँ पे टाइट लिखा था, यहाँ माइट लिखा था। स्टेलेक्माइट, ठीक है? तो ये वाला जो था ना, ये नीचे से ऊपर की तरफ बनाता है, लेकिन ये वाला था, ये ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, तो आंसर है बी। अब यहाँ पे लिखा पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने, पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसको क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा था। तो गाइस वो होता है आपका डाल्मेशियन तट। अब इसमें एक संकरी गहरी तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो गया कैनियन, मतलब इसकी ढाल कैसी होती है? तीव्र होती है, गहरी होती है, संकरी होती है। अच्छा, यूएसए के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित जो है मृत घाटी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये है आपका रिफ्ट वैली, रिफ्ट घाटी का, ठीक है? फिर है इंसलबर्ग, इंसलबर्ग का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा हुआ था? तो गाइस इसका आंसर हो गया पवन। अच्छा, यहाँ पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 28 है वो है चट्टान। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे गाइस। अभी तक आपको जो भी अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगी हो तो। अगर आप घटना चक्र की वीडियोस देखना चाहते हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको घटना चक्र की वीडियोस देखने को मिल जाएगी। तो गाइस फिलहाल के लिए भी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से लाएंगे हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चट्टान। तब तक के लिए धन्यवाद।